बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 54 के हवाले से। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 54 है जो समनिंग एंड प्रोरोगेशन ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, कि अगर पार्लियामेंट का इजलास बुलाना है तो उसका क्या तरीक़ाकार है, कितने अरसे के बाद आपने शूरा का इजलास बुलाना है और कौन बुला सकता है, किसके पास ये पावर है, ये चीज़ें इस आर्टिकल 54 में बताई गई हैं। आर्टिकल 54 शुरू होता है द प्रेसिडेंट में, और अब आप ये बात ज़हन नशीन रखें, आपसे सवाल किया जा सकता है कि शूरा का इजलास, शूरा से मुराद पार्लियामेंट, क्योंकि आईन पाकिस्तान ने वर्ड शूरा लिखा है, मजलिस शूरा, पार्लियामेंट आगे ब्रैकेट में लिखा गया है, ओरिजिनल वर्ड है मजलिस शूरा। और ये सारे कारनामे हैं ज़िया उल हक के, जो जैसे लॉ ऑफ एविडेंस था 1872 का, इतना खूबसूरत उसकी तरतीब थी, और इसने सिर्फ एक इसको फोबिया था कि जी हम इसको इस्लामी निज़ाम देंगे, और तो इसके पल्ले था कुछ नहीं। और कहते हैं जी कि इसने जो लॉ ऑफ एविडेंस था ये भिजवाया जामे अल अज़हर मिस्र में, और वहाँ कहा कि इसमें कोई भी अगर गैर शरी और गैर इस्लामी दफ़ा है तो उसको निकाल दें। तो उन्होंने पूरा लॉ ऑफ एविडेंस देखा और उसमें कहा कि कोई भी गैर शरी इसमें नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था दुनिया में वो तो इस्लामिक था। जो हमारी मिसाक मदीना था वो पहला दुनिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, और रिटन लॉ का जो कंसेप्ट है वो हमारे इस्लाम से आया। उसके बाद मगरिब में ये सारा मामला शुरू हुआ, तो वो लॉ ऑफ एविडेंस जो था उसको फिर और तो इसमें कुछ कर नहीं सकते थे, इन्होंने एक दो तरमीमें करके तो जो लॉ ऑफ एविडेंस था उसको कानून शहादत का नाम दे के 1986 कानून शहादत ऑर्डर 1986 का नाम दे दिया। कानून वही है 1872 वाला। तो ये एक फोबिया था, और उस फोबिया को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ भी फिर इन्होंने पार्लियामेंट का नाम मजलिस शूरा कर दिया, और करतूत इनके वही थे जो बरतानवी पार्लियामेंट में अभी ऐसे नहीं होते। शूरा का तो एक बड़ा मुकद्दस कंसेप्ट था। अच्छा, अब पावर है सदर के पास। दी प्रेसिडेंट मे फ्राम टाइम टू टाइम समन ईदर हाउस, किसी एक हाउस को या दोनों को इकट्ठे, वो सदर जब चाहें नेशनल असम्बली का इजलास बुला लें, जब चाहें वो सेनेट का इजलास बुला लें, या दोनों को इकट्ठा, बोथ हाउसेज ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट इन जॉइंट सीटिंग टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट एंड मे आल्सो। जो आईन पाकिस्तान है वो ये कहता है कि ये सदर के पास अख्तियार है कि वो जब बेहतर समझे टाइम और प्लेस और कब बुलाना है, इसका फ़ैसला भी सदर करेगा। और सदर चाहे तो वो अलग अलग इजलास बुला ले, और चाहे तो वो इकट्ठा जॉइंट सीटिंग बुला ले। जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होता है वो सदर ही बुलाता है। देयर शैल बी एट लीस्ट 3 सेशंस ऑफ द नेशनल असम्बली एवरी ईयर। एक साल में जो नेशनल असम्बली के कम से कम 3 सेशंस होने चाहिए। वो सेशन कितने दिन का है ये डिपेंड करता है उस एजेंडे पे, लेकिन 3 सेशंस होने चाहिए एक साल में। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि आप जो करोड़ों रुपए तनख्वाहों की मद में और मराद की मद में लेते हैं, कम से कम 3 सेशंस तो करें आप नेशनल असम्बली के एक साल में। और आगे कहा जाता है कि 120 दिन का अरसा नहीं गुजरना चाहिए। आप एक जब इजलास करें तो 120 दिन के अंदर अंदर इजलास करें, अगला 120 दिन नहीं गुजरने चाहिए। 120 मैक्सिमम 120 दिन तक आप दूसरा इजलास करें, इससे ज़ायद। There shall be at least 3 sessions of the National Assembly every year, and not more than 120 days shall intervene between the last sitting of the Assembly in one session and the date appointed for its first sitting in the next session। तो उसके जो नेक्स्ट सेशन है वो 120 दिन के अंदर अंदर दूसरा सेशन भी करना है। प्रोवाइडेड दैट the National Assembly shall meet for not less than 130 working days in each year। 130 वर्किंग डेज़ में उन्होंने काम करना है। 365 दिन हैं, उनमें से 130 दिन जो नेशनल असम्बली है उसने काम करना है। प्रोवाइडेड दैट द नेशनल असम्बली शैल मीट फॉर नॉट लेस दैन 130 वर्किंग डेज़ इन ईच ईयर। हर साल 130 दिन उन्होंने असम्बली में बैठना है और असम्बली चलानी है। Explanation: in this clause, working days includes any day on which there is a joint sitting and any period not exceeding 2 days for which the National Assembly is adjourned। और अगर ये कहा जाता है जी कि 2 दिन के बाद असम्बली का इजलास एडजर्न किया जाता है तो वो 2 दिन भी काउंट होगा कि जी वो भी असम्बली में ही है। और बेसिकली इन्होंने 130 दिन वर्किंग के शो करने होते हैं कि जी कौमी असम्बली 130 दिन जो मीट से मुराद ये है कि असम्बली का इजलास हुआ और बैठे।
ऑन अ रिक्विजिशन साइंड बाई नॉट लेस दैन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, जो टोटल मेंबरशिप है उसकी चौथाई हिस्सा अगर जो रिक्विजिशन को भेजता है, द स्पीकर शैल समन द नेशनल असम्बली। अच्छा, सदर के पास तो खुद अख्तियार है, आज खुद सदर जब भी चाहे वो असम्बली का इजलास बुला सकते हैं। दूसरा तरीका है स्पीकर का, स्पीकर आज खुद नहीं बुला सकते बल्कि 1/4 जो असम्बली मेंबरान हैं जब वो रिक्विजिशन भेजेंगे इजलास बुलाने की, तो तब इजलास बुलाया जा सकता है। द स्पीकर शैल समन द नेशनल असम्बली टू मीट at such time and place as he thinks fit within 14 days of the receipt of the requisition, and when the speaker has summoned the assembly only he may उसके बाद उसका जो फ़ैसला है वो किया जाएगा और इतला दी जाएगी और सबको मुतला किया जाएगा कि स्पीकर ने ये इजलास बुलाया है और स्पीकर ये इजलास बुला के और एजेंडा और सारी चीज़ें फिर बताई जाएंगी। ये आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 54 है जो नेशनल असम्बली का इजलास बुलाने की बात करता है कि कैसे इजलास बुलाना है, कौन बुला सकता है, कितने साल में कितने सेशन ज़रूरी हैं, कितने वर्किंग डेज़ हैं जिसमें इन्होंने असम्बली ने मीट करना है साल में। ये सारी की सारी चीज़ें हमें आर्टिकल 54 बताता है। और इसके साथ जुड़ा हुआ है आर्टिकल 55 वोटिंग इन असम्बली एंड कोरम, कि असम्बली में वोटिंग का क्या तरीक़ाकार होगा और कोरम कैसे पूरा होगा। अक्सर ये कहते हैं जी कि कोरम की निशानदेही हुई है और मेंबरान पूरे नहीं थे, इस वजह से असम्बली का इजलास एडजर्न कर दिया। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल डिसीजंस ऑफ द नेशनल असम्बली शैल बी टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि असम्बली में कोई भी अगर फ़ैसला किया जाएगा वो बज़रिया वोटिंग होगा। जो लोग उस वक्त मौजूद होंगे, हाज़िर होंगे, उनमें से मेजॉरिटी के जो वोट्स होंगे उसकी बुनियाद पर फैसला होगा। बट द पर्सन प्रिजाइडिंग शैल नॉट वोट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, लेकिन जो सदारतकार है जैसे स्पीकर है या चेयरमैन सेनेट है, तो अगर तो वो वोट बराबर नहीं होते तो वो वोट नहीं डाल सकता। अगर वोट बराबर हो जाएं तो फिर जो सदारतकार है वो वोट डाल सकता है। तो ये आम जो वहाँ पर जितने भी डिसीजन होंगे वो वोटिंग के ज़रिए होंगे। जैसे करारदाद आती है तो वो वोट ही होता है और वोटिंग के ज़रिए सारे मामला देखे जाते हैं। इफ़ एट एनी टाइम during a sitting of the National Assembly the attention of the person presiding is drawn to the fact that less than 1/4 of the total membership of the assembly is present, के जो टोटल मेंबरशिप है उसका चौथाई हिस्सा भी मौजूद नहीं है। चौथाई हिस्सा भी, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 मेंबरान हैं और 100 मेंबरान में से अगर 25 लोग भी मुकम्मल नहीं हैं तो वो जो मेंबर होगा, कोई भी मेंबर, वो सदारती जो प्रिजाइडिंग अफसर होगा, जो स्पीकर होगा या डिप्टी स्पीकर या जो भी प्रिजाइड कर रहा होगा, उसको वो निशानदेही करेगा कि कोरम पूरा नहीं हुआ। और चूँकि कोरम पूरा नहीं हुआ इस वजह से आप ये इजलास जो है इसको आप कर सकते हैं, मुअत्तल कर सकते हैं या इसको पेंडिंग कर सकते हैं। जो इसमें आगे कहा गया, इफ़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द सिटिंग ऑफ द नेशनल असेंबली द अटेंशन ऑफ द पर्सन प्रिजाइडिंग इज ड्रॉन टू द फैक्ट दैट लेस दैन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली इज प्रेजेंट, ही शैल ईदर adjourn the assembly or suspend the meeting until at least 1/4 of such membership is present। आपसे को पूछ सकता है कि कौमी असम्बली में कोरम कितने लोग होंगे कि कहा जाएगा कि कोरम पूरा है और इजलास हो सकता है और वोटिंग हो सकती है 1/4। चौथाई हिस्सा अगर मौजूद होगा और चौथाई हिस्से से कम होगा तो उस इजलास की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। ये आर्टिकल 55 था। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में हम आर्टिकल 56 पर बात करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।